हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टोन का डायरेक्टर। आज मैं आपको बताना चाहूँगा डीएनए के बारे में। बच्चों, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक में। और आजकल लगभग हर लोग बच्चे बच्चे शायद डीएनए का नाम सुने होंगे, लेकिन आज हम लोग इसे एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा इसका ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि आखिरकार डीएनए है क्या। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीएनए, आपको ये ध्यान रखना बच्चों, जो डीएनए है, यही डीएनए के कारण हमारा कैरेक्टर्स गार्जियन से बच्चे के पास आता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से सुनिए। यानी इसी डीएनए के अंदर हमारा हर एक इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। यानी डीएनए में इस प्रकार से, जैसे मेरा बाल का कलर ग्रे होगा या फिर ब्लैक होगा, ये हमारा डीएनए में लिखा हुआ है। हमारा हाथ में जो 5 उंगली है, इसके जगह 6 क्यों नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन कहीं हो रहा है, वो अलग बात है। हमारा दांत यहीं पर होना चाहिए, 32 होना चाहिए। हमारा हेयर्स यही होंगे, हमारे हेयर्स इसके अलावा दांत में नहीं हो रहे। यानी ये सारा का सारा जो हमारा डिजाइन है, यानी सारा का सारा जो हमारा कैरेक्टर है, यानी ये जो कैरेक्टर्स कि भाई हमारे पास एक ही दिल होना चाहिए, दिल वहीं पर होना चाहिए, ये सारा का सारा खबर डीएनए में रखा हुआ है। यानी डीएनए हमारा हर एक जो जितना भी इंफॉर्मेशन है उसका डेटा सेंटर है, एक तरह से आप कह लेंगे तो। डीएनए में हमारा हर एक डेटा रखा हुआ है। हमारा कुछ भी अगर गड़बड़ी भी होता है तो डीएनए में गड़बड़ी होने के कारण हो जाता है। मानिए किसी 5 की जगह 6 उंगली हो गया, यानी डीएनए में गड़बड़ी हो गया। तो डीएनए आपको समझना है कि डीएनए हमारा वो डेटा सेंटर है जो हमारा शरीर का हर एक एक्चुअल डेटा उनके पास रखा हुआ है। हमारा स्किन कलर कैसा होगा, यह डीएनए को पता है। आप समझते हैं कि सर डीएनए है क्या? जब डीएनए इतना कुछ है तो फिर डीएनए ही समझा दीजिए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है डिस्कवर्ड बाय एफ मेशर 1869। 1869 में एक मेशर नाम का साइंटिस्ट ने डीएनए का डिस्कवरी किया। अब देखिए इस टर्म जो है डीएनए, इसको जैक कैरिस ने दिया था। बात यह बच्चों, अगर मैं एक यूकेरियोटिक सेल मान लूं, बच्चों आपको पता होना चाहिए जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यूकेरियोटिक सेल है, हम इसे एडवांस सेल मानते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियाज का सेल को हम मानते हैं प्रीमिटिव सेल, यानी थोड़ा सा पुराना कोशिका। और ये हो गया हमारा एडवांस कोशिका, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, आपका यहां पर हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब का सेल होता है यूकेरियोटिक सेल। यानी बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो ये पोर्शन होता है न्यूक्लियस, वो उतना अच्छा डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है। लेकिन हमारे अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, यानी केंद्रक को घेर के अलग सा केंद्रक झिल्ली रहता है। तो यहां पर ये जो केंद्रक है, इसके अंदर पाया जाता है डीएनए। कहां पाया जाता है बच्चों? डीएनए पाया जाता है यहां पर केंद्रक के अंदर। यानी ये सेल है और ये सेल के अंदर ये हमारा डीएनए। डीएनए को 1869 में इस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया न्यूक्लियन। उस टाइम डीएनए और आरएनए, यहां पर आरएनए भी है बच्चों, उतना अच्छे से ये लोग क्लेरिफाई नहीं कर पाए। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कुछ देखा, न्यूक्लियस के अंदर देखने के कारण आप उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियन। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियन। यानी ये हमारा कोशिका, हमारा सेल में अरबों कोशिका बच्चों, अरबों खरबों कोशिका से मिलकर हम बने हुए हैं। लेकिन याद कीजिए हमारा स्टार्टिंग तो एक ही कोशिका से हुआ था। यानी जब हम पेट में जब हम पैदा हुए थे बच्चों, तो एक ही कोशिका, उसमें भी 50% मदर का और 50% फादर का, यानी 50-50% दोनों से क्रोमोसोम आए थे और एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट बना था, अगर आपको ध्यान रहे तो। यानी हमारा जो बॉडी का शुरुआत हुआ है एक ही सेल से, और वो एक सेल जेरॉक्स होके अभी करोड़ों अरबों में आ गया है। तो वो एक सेल को हम लोग देख रहे हैं, वो एक सेल है, उस एक सेल के अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ये हमारा डीएनए है। इन्होंने देखा, इन्होंने न्यूक्लियस में देखा तो न्यूक्लियन बोल दिया, डीएनए आरएनए इसमें दोनों रखा हुआ है। अब क्या हुआ? अब एक साइंटिस्ट आया, आर अल्टमैन। क्या बच्चों? अल्टमैन। इन्होंने थोड़ा सा इस पर स्टडी किया तो पता चला कि ये एसिडिक नेचर का है। कैसा नेचर है? एसिडिक। यानी ये जो रखा हुआ यहां पर, जिन्होंने इसको जो नाम जो मिशर ने जिसको न्यूक्लियन कह दिया था, वो न्यूक्लियन का नेचर एसिडिक है। कैसा बच्चों? एसिडिक है। और एसिडिक नेचर होने के कारण इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। हम लोग इस पूरा डीएनए को 2 हिस्सा में समझेंगे।
ये हम लोग इंफॉर्मेशन समझ लिए, उसका हिस्ट्री समझ लिए, आप इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसी चीज में हम लोग समझेंगे, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेते हैं तो इसके बाद कि असल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम लोग स्ट्रक्चर नहीं देखें, बस हमने ये कहानी का किस्सा समझे कि एक्चुअली में डीएनए कहाँ मिलता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ मिलेगा, आपको बोलना है मिलेगा मेनली तो केंद्रक में ही मिलेगा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोनों जगह भी डीएनए मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस डीएनए मिल रहा है। अब देखिए डीएनए कैसा है, किस नेचर का है, क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, जेम्स वगैरह में क्या अंतर है, मैं सब आपको इसी लेक्चर में आज अच्छे से पूरा आपको समझा दूंगा डीएनए के बारे में, बहुत आसान लैंग्वेज में। आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीएनए के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जो डीएनए का डिटेल स्टडी किया था, डिटेल स्टडी वो है वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने डिटेल स्टडी किया था बच्चों डीएनए का, और उन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। बस आपको ध्यान रखना है कि जो डीएनए में जो दो थ्रेड होता है, यानी डीएनए का जो दो थ्रेड होता है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 एक दूसरे में लपेटा रहता है। इस बात को किसने कहा था बच्चों? इस बात को तो इससे पहले क्रिस्टलोग्राफी से पता किया गया था डबल हेलिक्स मॉडल का। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसका डिटेल स्टडी किसने किया था, तो आपको बोलना है वाटसन और क्रिक, इन्होंने डिटेल स्टडी किया। अब इसके बदले इन्हें क्या मिला? 1962 में इन्हें मिला नोबेल प्राइज। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए का डिटेल स्टडी वाटसन और क्रिक। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको फिर से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मानिए ये ह्यूमन सेल है। किसका सेल है बच्चों? ह्यूमन सेल है। तो ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल के अंदर ये केंद्रक भी होगा। भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारा रखा हुआ है क्रोमोसोम्स 1 2 3 4, ऐसे करते करते आपको ऊपर मिलेगा 23 और नीचे मिलेगा 23, यानी एक नंबर का कितना क्रोमोसोम है? 2, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे करते करते आपको 23 यानी 23 क्रोमोसोम ऊपर, 23 नीचे, यानी टोटल कितना क्रोमोसोम हो गया? तो आपको बोलना है सर 23 जोड़ी। कितना? 23 जोड़ी। यानी हमारा हर एक सेल के अंदर, फिर से हमारा हर एक सेल के अंदर टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी 46 क्रोमोसोम है। उस 46 में 44 है ऑटोसोम और 2 है सेक्स क्रोमोसोम। उतना नहीं, बस ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। सर क्या हॉर्सेस, डॉग, कैट, रैट, फिशेस सबका सेल में 23 जोड़ा ही होगा? नहीं, सबका अलग अलग है। हमारा अगर पूछा जाए इन केस ऑफ ह्यूमन, यानी हमारा सेल का एक न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको बोलना है टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम है। अब थोड़ा मैं वहां से जीन और डीएनए की तरफ आ रहा हूं। मैंने वहां से एक क्रोमोसोम को निकाल लिया। एक क्रोमोसोम को आप निकालने के बाद आप देखेंगे कि क्रोमोसोम बड़ा पैक्ड फॉर्म में है, यानी ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा चीज को किसी ने बहुत चालाकी से पैक करके रखा है। क्रोमोसोम्स को आपको देख के लगेगा कि बहुत बड़ा चीज को किसी ने बहुत अच्छे से डिजाइन करके पैकेजिंग करके रखा है। हमने पैकेजिंग को खोलने लगा और खोलने के बाद जो आपको निकल के आएगा वो आएगा आपका डीएनए। यानी क्रोमोसोम्स जो है डीएनए से मिलकर बना हुआ है, यानी क्रोमोसोम कुछ और नहीं, पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए बोलना है आपको। यानी डीएनए को अगर हम डीएनए को सलीके से समेटते हैं, अगर डीएनए को हम एक अच्छे तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में समेटते हैं तो वो हमारा क्रोमोसोम बनकर निकल जाता है। अब हमने यहां तक भी नहीं रुका, हमने डीएनए को और खींच दिया, और डीएनए को और खींच दिया तो क्या निकल के आ गया? जीन। यानी जीन्स का फिर हम गुच्छा को क्या बोल सकते हैं? डीएनए। हमने जीन पर भी नहीं रुका बच्चों, हमने जीन को और अनकॉइल्ड कर दिया तो आपका निकल के आ गया न्यूक्लियोटाइड्स। और जब आप न्यूक्लियोटाइड को अच्छे से देखेंगे तो 3 चीज से मिलकर बना हुआ होगा, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। फिर से ध्यान सुनिए, हमने निकाला एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? कुछ नहीं है। डीएनए का कॉम्पैक्ट फॉर्म, डीएनए का समेटा हुआ फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम।
ये हमारा क्रोमोसोम है, हमने वहाँ उसको जैसे थोड़ा सा अनकॉइल किया, डीएनए को और खोलिएगा, जीन को और न्यूक्लियोटाइड बनाए इन सब चीज़ों से। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं उल्टा से समेटते चलूं, यानी अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को समेट दे जीन को समेट दे डीएनए, और डीएनए को समेट क्रोमोसोम, यानी हमारे अंदर अभी जो हमारा सेल के अंदर जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो हमारे सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है रेस्ट फॉर्म में। कौन? हमारा डीएनए को इस तरीके से पैक करके रखा गया है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। कितना क्रोमोसोम है हमारा एक सेल के अंदर? 23 जोड़ा। उसमें से 22 जोड़ा है ऑटोसोम और एक जोड़ा है सेक्स क्रोमोसोम, यानी XY XX। अब देखिए बच्चों, अब इसको पैक कैसे किया जाता है? तो पैक किया जाता है एक स्पेशल प्रोटीन के हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है हिस्टोन प्रोटीन क्यों लगता है? डीएनए को पैक करने के लिए, यानी डीएनए को समेटने के लिए, उसको चिपकाऊ के लिए एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन का यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखना है बस आप। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएनए का फंक्शनल पार्ट को ही हम जीन कहते हैं। क्या पूरा डीएनए जीन है? नहीं, पूरा डीएनए जीन नहीं है। डीएनए का वो हिस्सा जो फंक्शनल है, जो काम करता है, उसे हम बोलेंगे जीन। जैसे अगर ये डीएनए है तो डीएनए के अंदर 1 2 3 जीन है। समझ में आ रहा है आपको? तो जीन क्या है? डीएनए का फंक्शनल हिस्सा, यानी फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए नॉन एज जीन। अगर मैं कहूं आपसे कि सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में था और डीएनए में भी अगर पूछूं तो जीन में था। किसमें बच्चों? जीन में। यानी हमारा बाल का कलर का जीन, हर चीज का स्किन कलर का जीन, यानी हमारा हर एक चीज के लिए जीन है बच्चों। यानी जितना भी जेनेटिक कैरेक्टर्स है, हर एक जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए, यानी आनुवंशिक गुण के लिए एक एक जीन रेडी किया गया है। तो ये जो जीन्स है, ये डीएनए का वो हिस्सा है जो फंक्शनल है। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि जो डीएनए है बच्चों, वो हमारे अंदर टोटल 2n बराबर, यानी दो सेट में, एक सेट ऊपर एक सेट नीचे, एक सेट मम्मी से आया है, एक सेट पापा से आया है। तो 46 है, तो n बराबर 23 होगा। अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा जानते होंगे तो 23 पेयर क्रोमोसोम है, उस 23 पेयर में जो है 22 पेयर है ऑटोसोम और 2 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम। अब जल्दी से आप इसे फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक यानी डीएनए खत्म हो जाएगा बच्चों। मुझे आशा है आप लोग बहुत सारा चीज़ डीएनए के बारे में जान गए होंगे। आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, डीएनए के बारे में कहा गया ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप से डीएनए बनता है। यानी अगर हम बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाएंगे तो हमारा डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। अब बात यह है कि सर फिर न्यूक्लियोटाइड क्या है? जब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बनता है तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड बना रहता है वो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना रहता है। और फिर न्यूक्लियोसाइड आपका नाइट्रोजन बेस शुगर। यानी अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आपको बोलना है नाइट्रोजन बेस चाहिए, शुगर चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। यानी नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये मिलके आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड। और फिर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, यानी बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप मिलकर बन जाता है आपका डीएनए। अब देखिए जो हमारा न्यूक्लियोसाइड यानी नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है बच्चों। शुगर तो ये आपका पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन बेस हो गया आपका प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब देखिए एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। यूरासिल डीएनए में नहीं होता है। यूरासिल किस में होता है बच्चों? आरएनए में। कहाँ होता है? आरएनए में। यानी अगर हमें डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, यानी मानिए अगर हमको इस प्रकार से बोल दे कि भाई ये जो आपके जो चेन दिख रहा है, ये चेन किसका है? डीएनए का या आरएनए का। अगर उसमें हमें यूरासिल दिख गया तो हम बोलेंगे ये आरएनए है, और अगर यूरासिल नहीं है तो हम बोलेंगे ये डीएनए है। तो प्यूरिन यानी नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन मतलब एडिनिन, ग्वानिन, और ये साइटोसिन, यूरासिल और
थाइमिन, शुगर पेंटोज शुगर। यानी अगर हम बोले तो आपको बोलना है जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बना रहता है बच्चों आपका नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपका तीन चीज मिलके हमारा बना रहता है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाइए तो आपका चेन बन जाएगा, किसका? डीएनए का चेन बन जाएगा, यानी हमारा डीएनए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं, इसमें दो चेन आपको दिख रहा है, एक ये और एक ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स का चेन है, ध्यान से सुनिए, एक एक न्यूक्लियोटाइड्स का चेन अगर मैं इसको अलग करूं कुछ ऐसे, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स, मानिए यहाँ से यहाँ न्यूक्लियोटाइड, फिर 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 यहाँ से यहाँ न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, और दो स्ट्रैंड को जोड़ के हम बनाते हैं डीएनए। तो हम बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बोलेंगे? डबल स्ट्रैंड, यानी दो स्ट्रैंड वाला डीएनए। अब देखिए बच्चों, जहां न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होने के लिए नाइट्रोजन बेस चाहिए, शुगर चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। तो नाइट्रोजन बेस यानी इस चेन में अगर यहां पर नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, तो यहां पर होगा आपका थाइमिन। क्या होगा इस चेन में? थाइमिन। इस चेन में अगर ग्वानिन, तो इस चेन में होगा साइटोसिन, और ये इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। यानी एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ये एडेनिन कौन सा है आपको पता है? ये एडेनिन जो है आपका प्यूरिन है, और थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन। यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में ही बॉन्ड बनता है, और कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, दूसरा भी ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड से। जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन बेस, और वहाँ भी आएगा, इस पार भी आएगा नाइट्रोजन बेस। उस नाइट्रोजन बेस और इस नाइट्रोजन बेस का जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके थ्रू ये लोग जुड़े होंगे। तो हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर दिया, हमारा डीएनए हो गया बच्चों ख़त्म। यानी डीएनए के बारे में हमने टोटल जानकारी आपको दे दिया है कि एक्चुअली में डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए किस किस चीज़ से बना रहता है, इसका इतिहास और कैसे कहाँ इसको डिस्कवरी किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा डीएनए ख़त्म हो गया है। ठीक है बच्चों, तो डीएनए का पोर्शन में मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर से लेकर डीएनए का हर एक चीज आपको ध्यान ये रखना है। जो डीएनए होता है ये हमारा बेसिकली न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस में डीएनए कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अगर हम देखें डीएनए को तो वो जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जुड़ा कैसे रहता है? बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इन नाइट्रोजन बेसिस का खासियत है कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बनता है। अब बच्चों ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप, और बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा डीएनए का जितना भी बातचीत था यहाँ पर खत्म। अब अगर ऐसा होगा तो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में। वैसे आरएनए और डीएनए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो पॉइंट का डिफरेंस है। फिर भी अगर वैसा मौका मिला तो हम आगे इसको समझेंगे। हमारा डीएनए कंप्लीट हो गया। सबसे कॉम्पैक्ट यानी सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हमने सबसे आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया है। आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट कीजिए, जैसा आपकी मर्जी।